हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तबीयत भी बहुत अच्छी होगी। आप सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं तस्लीमा मंसूरी आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। क्लास 10th का अभी हमारा चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट बिल्कुल एकदम अपनी समाप्ति की तरफ है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट का जो हमारा आज का लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने खत्म कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्या चल रहा है, परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले आप टॉपिक समझ लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। परिसंचरण तंत्र, और इसमें हमने रुधिर के बारे में पढ़ लिया है, रुधिर पढ़ लिया, ठीक है। और आज क्या पढ़ना है हमको, परिसंचरण तंत्र के जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं, आप कह सकते हैं हृदय और रुधिर वाहिनियां जिसको आप कहते हैं, यानी ऐसे ट्यूब्स, ऐसी पाइप्स आप लोकल भाषा में कह सकते हैं जो कि रुधिर को लेके जाता है। जैसे पाइप में पानी बहता है वैसे ही रुधिर वाहिनियों में क्या बहता है, रुधिर बहता है, ठीक है ना। पूरी बॉडी से आपका फेफड़े तक, फिर फेफड़े से पूरी बॉडी तक, ये कैसे एक सर्कल बन जाता है, ये किस तरह से प्रोसेस होता है, इसके बारे में समझना है, ठीक है। रुधिर हमारा हो चुका है, आज पढ़ेंगे क्या, हृदय के बारे में और रुधिर वाहिनियों के बारे में। और मानव जो हृदय है या स्तनधारी का जो हृदय होता है उसमें साथ ही साथ में आपके जो सरीसृप होते हैं, मछलियां होती हैं, पक्षी होते हैं, इनके हृदय में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा सा 11th का पार्ट है बट थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, रुधिर का कार्य, वैसे हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, सबके कार्य भी बता रखे हैं, बट एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रुधिर कार्य क्या क्या करता है, आपको और अच्छे से एक बार रिकैप कर लिया जाए। देखो, रुधिर क्या है हमारा, संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है, जिसको आप क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ये कैसा है, द्रव है, द्रव, ठीक है ना, लिक्विड है, फ्लूइड है, ठीक है। तो ये एक इसका एक फीचर ये भी है, ये भी आप साथ में जानते रहेंगे। अच्छा देखो, कार्य में क्या लिखा हुआ है कि रुधिर द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतक तक, है ना, कहाँ से, फेफड़ों से कहाँ तक जाएगा, टिश्यूज तक आपके जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से फेफड़ों तक, एक पाथवे दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, यानी कि हमारे ऊतक में, हमारे टिश्यूज में जो है, अगर क्या है जिसको हम कहते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है, कौन सा, अशुद्ध रक्त, यानी जिसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा, ये वाला ब्लड कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा, क्योंकि फेफड़े में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, अब आपको याद आ रहा होगा। और फिर उसके बाद में फेफड़ों के पास जाएगा, ऑक्सीजन मिल गया, अब ये ऑक्सीजन वाला जो रुधिर है जिसको आप शुद्ध रुधिर बोलते हैं, ठीक है, ये कौन सा रहेगा, शुद्ध रुधिर, ये वाला कहाँ जाएगा, आपके ऊतकों तक जाएगा। दिस इज द पाथवे, दिस इज द रास्ता, है ना, ये कौन सा है, ये आपका एक रास्ता है। कहाँ से, पहले एक बार क्या होगा, आपके टिश्यूज से फेफड़ों तक जाएगा, फिर वहां से शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ तक आएगा, ऊतकों तक आएगा। दो बार एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका एक सर्कल बन गया है, ठीक है। ये डबल परिसंचरण क्या होता है, अभी आगे थोड़ा सा समझेंगे, अभी ये एक साइकिल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि ये द्विपरिसंचरण नहीं है, इसी में आएगा, आगे देखेंगे। तो ये कौन कर रहा है, ये काम करता है कौन, आपका रुधिर का कौन सा वाला हिस्सा, आपका आरबीसी करता है। कौन करता है, आरबीसी। क्यों आरबीसी करता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आयरन कंटेनिंग आपका प्रोटीन होता है। अगला पॉइंट देखो, रुधिर द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन उत्सर्जी अंगों तक होता है, साथ ही साथ ये आपका ब्लड कहाँ पे जाता है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं कि गुर्दे की, आपकी किडनी की जो धमनियां और शिराएं होती हैं, वहां पे भी ब्लड जाता है। और फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड को छानने का काम हमारा कौन करता है, हमारी किडनी में आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। और जो भी यूजफुल चीजें रहती हैं उसमें, वो क्या करेगा, टिश्यूज को आपके वापस कर देगा। और जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको छान करके क्या करता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में डाल देता है, मूत्राशय में डाल देता है, ठीक है।
तो ये भी काम कौन करता है, हमारा ब्लड के द्वारा होता है, यानी अशुद्धियों को ब्लड अपने साथ लेके जाता है। पोषक पदार्थों का परिवहन भी छोटी आंत से यकृत को और फिर वहां से विभिन्न अंगों को रुधिर द्वारा ही होता है, ये हमने पाचन तंत्र में पढ़ रखा है। इन सबके अतिरिक्त हार्मोन्स, स्रावी पदार्थ, विषैले पदार्थों का सबका परिवहन किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में ऊष्मा का वितरण करके उसमें समान तापक्रम बनाए रखना ब्लड का और क्या काम होता है सॉरी, ब्लड आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये सब आपके क्या हैं, रक्त के कार्य हैं। और भी देख लो, रुधिर में उपस्थित श्वेत कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। कौन, श्वेत रुधिर कणिकाएं। शरीर के ऊतकों में टूटी फूटी कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं रुधिर द्वारा यकृत तथा प्लीहा में पहुंचाई जाती हैं। प्लीहा में कौन डेड होता है, आपका आरबीसी, और कहाँ पे होता है, हमारे कहाँ पे, यकृत में भी, ठीक है, जहां इनका भक्षण होता है। इस प्रकार रुधिर शरीर की साफ सफाई भी करता है। शरीर के टूटे फूटे ऊतकों, घावों आदि को ठीक करने का कार्य भी रुधिर के द्वारा होता है। तो ये रहा रुधिर के कार्य, ठीक है। अच्छा, रुधिर के कार्य हो गया है। परिसंचरण तंत्र स्टार्ट करने से पहले ना हम क्या करते हैं, आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जो रुधिर जो रक्त होता है वो डोनेट करने का जो काम होता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है अनफॉर्चुनेटली और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खून जो है वो बह चुका है, तो उस व्यक्ति को फिर खून की ज़रूरत होती है, बाहर से उसकी बॉडी में खून दिया जाता है। अब ये ब्लड किसी भी दूसरे व्यक्ति का जो खून है वो दूसरे किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंचाने का आपका जो काम होता है वो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स पर टेस्ट करके होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और किसी का भी ब्लड चढ़ा दिया, ऐसे नहीं होगा। हम क्लास 12 का ये पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना है कि सबसे पहले एक व्यक्ति थे, इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ना रक्त के अलग अलग समूह बताए, ठीक है। किसके बेसिस पर, कहा कि भैया आपकी आरबीसी जो है ना, इन पे एंटीजन और एंटीबॉडीज मौजूद हैं। कौन मौजूद हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज मौजूद हैं। और ये आपके विशेषता कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एंटीजन ए और बी, एंटीबॉडी ए और बी, ठीक है। इस तरह से, चाहे एंटीजन को कैपिटल लेटर में दिखा दो चाहे स्मॉल लेटर में, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, चलो इसी के हिसाब से कर देते हैं। ये है हमारा स्मॉल लेटर वाला एंटीबॉडी, ठीक है, और ये कैपिटल लेटर वाला क्या है आपका, ये वाला एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। जैसे किसी फॉरेन मटेरियल को देखता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि एंटीबॉडी उस फॉरेन मटेरियल को क्या कर सके, किल कर सके, ठीक है। तो ये है आपके एंटीजन और एंटीबॉडी। इस एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने, इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में मुख्यतः 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। जो चौथा वाला है ब्लड ग्रुप ओ, वो स्पेशल टाइप का है। आप ऐसे याद रख लेना कि 4 है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं 3 लिखा है कहीं 4 लिखा है। रख लेना, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसको बोलते हैं क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी, अच्छा, तो इन्होंने क्या करा, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप डिवाइड कर दिए कि कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप एबी है और ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अच्छा, 4 प्रकार के आपके रक्त समूह हो गए। कैसे हुआ, ये कहाँ से होगा, तो कह रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला है इसमें ना एंटीजन ए है। एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी क्या रहेगा, बी रहेगा। एंटीबॉडी क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप बी वाले में एंटीजन बी रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इतना, ठीक। ए बी वाले में दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, इसी वजह से इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ध्यान रखना है। ए बी याद रखना है, ए बी वाले में दोनों ही एंटीजन मौजूद होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जबकि दोनों ही एंटीबॉडी मौजूद होती हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से ऐसे समझ लो। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने क्या करा था, रक्त समूहों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया।
ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही एंटीजन है ए और बी, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, ऐसे याद रखना है। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, ये ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। और एंटीजन ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। और एंटीजन कोई भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों मौजूद होंगे। ऐसे आपको क्या करना है, समझना है, ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा कि भैया अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ए है, ब्लड ग्रुप क्या है उसका, ए है, ठीक है। तो अब इस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी वाला अपना ब्लड नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, समझो। यहाँ पे इसलिए नहीं दे सकता है कि इसके पास में कौन सा वाला एंटीजन रहेगा, ए वाला, ठीक है। और जैसे ही अगर कोई ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति अपना ब्लड इसको दिया गया, ठीक है, तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सा है, ए है, ये तुरंत क्या करेगा, इस आरबीसीज को क्लॉट करना स्टार्ट कर देगा, तुरंत वो चिपक जाएंगे और ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। क्योंकि ये एंटीबॉडी देख रही है, ये कोई फॉरेन मटेरियल है, इसको क्या करना है, हमको किल करना है, तुरंत ये मारना शुरू कर देता है। इसी वजह से किसी भी ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको बी वाला ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है, ए बी वाला भी नहीं दे सकता है, ठीक है। और ओ वाला जो है वो सबको दे सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है, इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, तो इस जो ए बी वाला है, ए बी ब्लड ग्रुप है, इसको ना सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है, सबसे ब्लड ले सकता है। ये क्या करेगा, सबसे ब्लड ले लेगा, ठीक है। और जो ओ वाला है इसको कहा जाता है सर्वदाता। क्या कहा जाता है, सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये सबको ब्लड ग्रुप दे देता है, ठीक, याद रखना है। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि ये सबसे ब्लड ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है ब्लड। इसी वजह से जिस भी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले सकता है आसानी से, लेकिन जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उसको आसानी से ब्लड ग्रुप नहीं मिल सकता है। ओ के अलावा किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप ए वाले से, ब्लड ग्रुप बी वाले से, ब्लड ग्रुप ए बी वाले से वो ब्लड नहीं ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दिल है उसका, तो वो सबको ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकता है। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है बड़ा कंजूस है, ले तो सबसे लेगा, लेकिन देगा केवल और केवल अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही, ठीक है, ऐसे याद रखो। चलो अब आगे सुनिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर। इसमें एक और चीज ध्यान रखी जाती है, इसको बहुत बाद में इसके बारे में बात किया गया था, जिसको कहा जाता है RH फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RH फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये देखा गया था रीसस नामक, रीसस प्रजाति की एक बंदर है, ठीक है, रीसस मंकीज में ये देखा गया था। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया था, RH इसका नाम पड़ गया था। ये जो एक तरीके का फैक्टर जो मौजूद है इसको क्या कहा जाता है, RH बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया, RH फैक्टर नाम पड़ गया। अब जिस ब्लड ग्रुप में RH होगा उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं। क्या कहेंगे, पॉजिटिव। जिस भी ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर मौजूद होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जिसमें नहीं है वो नेगेटिव और जिसमें है वो पॉजिटिव, ठीक है। ये ए बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, वो सब कहाँ से आ रहा है, ये वाला टर्म जो है ये RH फैक्टर से आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, रिपीट करते जाना है, वीडियो को रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। मैं वैसे भी 2-3 बार बोल रही हूँ, ठीक। तो जिसमें RH फैक्टर रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें RH फैक्टर नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ए वाले के पास में RH फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। बी वाले के पास नहीं है, ये क्या हो जाएगा सॉरी, ये क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। मान लेते हैं ए बी वाले के पास है तो वो क्या हो जाएगा,
AB पॉजिटिव हो जाएगा, O वाले के पास नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। अब सवाल आना चाहिए कि अब अगर RH फैक्टर को कंसिडर किया जाए तब कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर होगा, तब आपका जो AB पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रिसीवर हो जाएगा और जो O नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। ठीक है, O नेगेटिव क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। ठीक, RH फैक्टर भी क्लियर हो गया। ठीक है, और क्यों आप किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ब्लड नहीं ले सकते हैं, ये वाला क्लियर हो गया रीजन। अब इसको चलो समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ आपके लिए। लिखा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, रक्त आधान, किसी को ब्लड देना, है ना। तो मनुष्य में निम्न 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, AB और कौन सा, O। कणिकाओं में एंटीजन व प्लाज्मा में एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। जो आपके RBC होते हैं उनके सरफेस पर क्या होता है, आपका एंटीजन होता है और प्लाज्मा में क्या मौजूद होता है, एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसे रुधिर आधान कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। रुधिर आधान से पहले रक्त समूह की जांच आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को एक निर्धारित रक्त समूह का ही रक्त दिया जा सकता है। भिन्न रक्त वर्ग का रक्त देने पर RBCs का अभिश्लेषण, यानी RBCs एकदम आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा क्यों है कि RBC के चिपकने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? WBC तो सही है, प्लेटलेट्स तो सही है, तो फिर RBC के, क्योंकि RBC आपका ऑक्सीजन कैरिंग प्लेटलेट है, सॉरी ऑक्सीजन कैरिंग सेल है ना। तो अब अगर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो पाएगी तो वैसे भी डेड हो जाएगा। चलो ठीक, ओके। सो क्या कह रहा है कि AB रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। O रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इतना ही आपके सिलेबस में है। अब क्यों, कैसे, क्या होता है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का रोल क्या होता है और आपका RH फैक्टर क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है, समझ लिया। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने हमारे ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। सबका रोल क्या क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब चलो पढ़ते हैं किसके बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो परिसंचरण तंत्र जो है, जिसे आप क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये तुम्हारा 2 पार्ट्स हैं इसके, एक है कौन सा, हृदय, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, ब्लड कैरिंग ट्यूब्स कह सकते हैं आप उनको, है ना, या कैरियर कह सकते हैं। ये कौन है आपके, रुधिर वाहिनियां। कौन है, रुधिर वाहिनियां। तो मैं सबसे पहले आपको किसके बारे में बताऊंगी, रुधिर वाहिनियों के बारे में मैं बताऊंगी, जिनको आप क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कितने टाइप की होती हैं, तो एक को हम बोलते हैं धमनी, एक को हम क्या कहते हैं, धमनी, ठीक है, एक को हम कहते हैं शिरा, शिरा, और जो पतली पतली होती हैं उनको हम कहते हैं केशिकाएं, केशिकाएं। ठीक है, जो पतली पतली रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केशिकाएं। चलिए, अच्छा, धमनी कौन आपका, इनको हम कहते हैं आर्टरीज, इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टरीज। शिराओं को हम क्या कहते हैं, वेन्स, और ये आपकी क्या है, कैपिलरीज। ठीक है, और यहाँ पे कैपिलरी ना कह के मैं ब्लड वेजल्स कहूंगी तो ज्यादा अच्छा है, ब्लड वेजल्स, रुधिर वाहिनियां, यहाँ पर ये बन जाएंगी कैपिलरीज। ठीक है, अब समझिएगा जरा सा, एक एक करके समझते जाना। ये जो धमनी है ना, आर्टरी, आर्टरी क्या करती है, मैं रेड कलर से लिख रही हूं, ध्यान रखिएगा, ये आपके शुद्ध रक्त का ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्टेशन इज द करेक्ट वर्ड,
शुद्ध रक्त को लेके जाती है। कहाँ तक? पूरे ऊतकों तक लेके जाएगी, हृदय तक, आपके हर एक बॉडी के टिश्यूज तक लेकर के कौन जाएगा? धमनी लेके जाएगी। यानी कि ये आपके हृदय से किससे? फेफड़ों से दूर जाएंगे। फेफड़ों से किस तरफ जाएंगी? टिश्यूज तक जाएंगी, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये किसका? शुद्ध रक्त का, यानी जिसमें क्या मिला होगा? ऑक्सीजन मिला होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। कौन सा ब्लड लेके जाएंगी ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा कौन? आपकी आर्टरीज लेके जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो मोटी होती है। इनकी मांसपेशियां क्या होती हैं? ये मोटी होती हैं, और इनमें जो रक्त है वो अत्यधिक दबाव के साथ बहता है ना। रक्त दाब क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। और जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो भी धमनियों के ही ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं, ठीक है। और क्या ये आपकी मांसपेशियों के थोड़ा डीप में होती हैं, अंदर होती हैं, गहराई में होती हैं, गहराई में होती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये ना पतली होती है, मतलब इनके जो वॉल्व्स होते हैं वो पतले होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन मांसपेशियां इनकी क्या होती हैं? मोटी होती हैं, ताकि रक्त का झटका लगने पर ये फटे ना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी धमनी। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा नहीं, एक चीज और, बहुत स्पेशल चीज तो छूट गया है। अब इसी में एक स्पेशल टाइप की धमनी होती है जिसको आप क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी। कौन है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी वर्ड हार्ट के लिए होता है, इतना ध्यान रखना। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए रहेगा? हार्ट के लिए, इतना ध्यान रखना। आई एम रियली वेरी सॉरी, पल्मोनरी वर्ड आपका फेफड़े के लिए होगा। किसके लिए होगा? फेफड़े के लिए होगा, ठीक है, ध्यान रखना। मेरे मुंह से कभी उल्टा सीधा पता नहीं क्या बीमारी है मुझे। ओके, एनीवे, सो ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये क्या काम करेगा? आपने पढ़ा कि धमनियां सामान्यतः कौन से रक्त को लेके जाती हैं? शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या काम करती है? ये फेफड़ों तक जाती है। सबसे पहला किधर जाएगी? फेफड़ों तक जाती है, और ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है। कौन सा रक्त लेके जाएगी? अशुद्ध रक्त लेके जाएगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हमारा यहाँ पर अशुद्ध कहने का मतलब ये है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब हम शुद्ध बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक। चलो, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया कि रुधिर वाहिनी आपकी 3 टाइप की होती हैं। आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, और कैपिलरीज हो गई। आर्टरीज कौन? धमनी। वेन्स कौन? आपके शिराएं। और कैपिलरीज कौन? आपकी केशिकाएं। धमनियां आपकी क्या करती हैं? सामान्यतः शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। इनके जो मांसपेशियां होती हैं, दीवार होती है, ये मोटी होती है। इनमें रक्त जो है वो दाब के साथ, दबाव के साथ में, यानी झटके के साथ में फ्लो होता है। ये हमारे बॉडी के, यानी हमारी मांसपेशियों की गहराई में होती हैं, ठीक है, छिछले पर नहीं होती हैं ये, ठीक। और जो आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो धमनियों का ही ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं। धमनी एक विशेष प्रकार की धमनी है जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी वर्ड जो है आपके फेफड़ों के लिए होता है। ये पल्मोनरी धमनी क्या करती है? फेफड़ों तक जाती है, और कौन सा रक्त लेके जाती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, इसी में आप पढ़ेंगे एक और महाधमनी के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, महाधमनी के बारे में। है सभी धमनियां ही, बस अलग अलग नाम है और अलग अलग काम है। अब ये जो महाधमनी है इसको हम कहते हैं आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा, है ना, महाधमनी। अब ये आयोटा क्या काम करेगा? इसी में जो शुद्ध रक्त है ना, यही शुद्ध रक्त को कैरी करता है, और फिर आयोटा आपका छोटी छोटी पतली पतली धमनियों में आगे जाकर के आर्टेरियोल्स में, और फिर छोटे छोटे तुम्हारे केशिकाओं में विभक्त हो जाता है, और यहां से फिर शुद्ध रक्त तुम्हारी ऊतकों तक पहुंच जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? ठीक, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, समझ आ गया? आयोटा एक बार दोबारा से मैं बता दे रही हूं कि जो महाधमनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं।
ये क्या काम करता है, ये आपका शुद्ध रक्त को रिसीव करेगा और फिर ये बाहर की तरफ जाएगा हृदय से टिश्यूज तक, यानी कि ऊतकों तक जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो पतला हो जाता है आर्टरीज में, और फिर और पतला हो जाता है आर्टरियोल्स में, ठीक है, धमनिकाएं में, और फिर और पतला हो जाता है किसमें, आपकी केशिकाएं में। और ये जो पतली 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 केशिकाएं होती हैं आपके ऊतकों तक चली जाती हैं, ठीक है, हमारी आंखों में, हमारे ब्रेन में, हमारे फिंगर के इस टिप तक हमारी क्या है, आपके ये केशिकाएं फैली हुई हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यही आर्टरियोल फिर क्या हो जाएगा, जो आपकी केशिकाएं हैं ये फिर मोटी हो जाएंगी आगे जाकर के, यहाँ से फिर ये शिरा और फिर ये आपके वेन्स बना लेती हैं। बस यही काम होता है, ये जुड़ी रहती हैं आपस में, समझ गए। चलो, तो धमनियों के बारे में आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम किसके बारे में बात करेंगे, केशिकाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, केशिकाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक। केशिका नहीं, शिरा, कौन, वेन्स, ठीक है। एक डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे, अब ये समझना जरा सा, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी, मैं महाधमनी से स्टार्ट करती हूँ। इसको हमने क्या कहा था, आयोटा बोला था, ठीक है, महाधमनी। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, आगे पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो क्या करेगा, धमनी, आर्टरीज बनाता है, क्या करेगा, आर्टरीज। आर्टरीज शुद्ध रक्त लेके जाएंगी ऊतकों तक। अब यही आर्टरीज आगे जाकर के और पतली हो जाती हैं, क्या बन जाएंगी, आर्टरियोल्स बन जाएंगी, धमनिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, धमनिकाएं बन जाती हैं, आर्टरियोल्स बन जाती हैं, ठीक है। अब यही आगे जाकर के और पतली हो जाती हैं तो क्या बना लेती हैं, केशिकाएं। क्या बना लेती हैं, केशिकाएं, ठीक है। यहां तक इन्होंने क्या करा, ऊतकों तक शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया। अब यही केशिका आपकी फिर से वापस क्या करेगी, धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। ये इसको ना मैं ब्लू से ही करती हूँ, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, ठीक है। यही केशिका क्या होती जाएगी, धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। तो ये है आपकी क्या, शिराएं। ये कौन है, शिराएं हैं, वेन्यूल्स। पतली शिराएं हैं तो आप इनको क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। फिर यही शिरा थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, तो आप ये क्या बन गया, वेन्स बन गया। क्या बन जाता है, वेन। और फिर यही शिरा आगे जाकर के और मोटी हो जाती है, जिसको आप कहते हैं वेना कावा। ये सारे नाम तुम्हारे आएंगे, इस वेना कावा को महाशिरा बोलते हो। ये सारे नाम आएंगे, इसलिए इन नामों को अच्छे से दिमाग में रख लेना है, महाशिरा, ठीक है। क्या हो गया है, महाशिरा हो गया, समझ में आया। तो आप देख रहे हैं कि आपका आयोटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और छोटे 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 पतली केशिकाओं में डिवाइड हो रहा है, जबकि शिरा जो है आपका महाशिरा वो छोटे छोटे केशिकाओं से मिल करके क्या हो रहा है, बन रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। या फिर उस तरफ से देखोगे, यानी महाशिरा से देखोगे तो ये भी क्या होता है, आगे जाकर के पतली पतली केशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो केशिकाएं आप वैसे भी समझ ही गए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा कौन, महाशिरा। अब ये जो वेना कावा है, महाशिरा है, ये क्या काम करता है, ये आपके ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको रिसीव करता है और किसको देता है, पहले हृदय को देता है, फिर हृदय से ये कहाँ पे जाता है, आपके फेफड़े तक जाता है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, अब इसी में ना एक स्पेशल टाइप का आपका शिरा होता है जिसको आप पल्मोनरी शिरा कहते हैं। इसको ना इस कलर से, इसको आप क्या कहते हैं, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी वर्ड मैंने कहा था याद रखना है, फेफड़ों से, पल्मोनरी शिरा, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी शिरा है ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को रिसीव करता है। क्या करता है, शुद्ध रक्त को रिसीव करता है और हृदय तक लेकर के आता है। कहाँ तक लेकर आएगा, हृदय तक लेकर के या आता है, इतना ध्यान रखना है। पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को रिसीव करके हृदय तक लेकर के आएगा, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को रिसीव करके फेफड़ों तक लेके जाएगी। क्लियर,
ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आप इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। जब यही बात नहीं समझ में आती है बच्चों को, तो उन्हें लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप पहले अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक, ओके, चलो अब थोड़ा सा वेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी इसको इग्नोर करिएगा, दिस इज नॉट आवर टॉपिक। अभी आप इसको इग्नोर करेंगे कंप्लीटली, ध्यान यहाँ रखना है, ध्यान यहाँ रखना है। रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेजल्स, ठीक है, क्या लिखा है? जो नलिकाएं रुधिर को हृदय व ऊतकों के बीच ले जाती हैं और ले भी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियां कहते हैं। दिशा और संरचना के आधार पर ये आपकी क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, केशिकाएं और कौन सी? शिराएं। अब तो समझ में आ रहा होगा। धमनियां, जिनको आप क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं, रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। इनकी दीवारें लचीली व क्या होती हैं? मोटी होती हैं। इनमें वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनमें कोई भी बीच में कपाट नहीं होता है, गेट नहीं होता, ऐसे याद रखना है। ये सबसे ज्यादा मोटी होती हैं। इनकी भित्ति 3 परतों से मिलकर के बनी होती है, बाह्य परत है, मध्य परत है, अंतः परत है। जान लीजिए, अभी इतना आपको लिखना नहीं है बेसिक एग्जाम में। तो इसमें आपकी अरेखित पेशी लचीले तंतु, तंत्रिका तंत्र होते हैं। मध्य परत में आपकी वर्तुल अरेखित पेशियां होती हैं। श्वेत कोलाजन वाले आपके फाइबर्स होते हैं। ठीक है, चपटा एपिथेलियम कोशिकाओं संयोजी ऊतक से बना हुआ मजबूत स्तर होता है और इस पर सबसे ज्यादा रक्त का दबाव पड़ता है। ठीक है, शिराएं के बारे में, वेन्स आपके ये रक्त को ऊतकों से हृदय की ओर लेके जाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं, अशुद्ध रक्त वापस हृदय में ना जाए इसलिए इनके बीच में क्या लगे होते हैं? वॉल्व लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं। आपकी आर्टरीज में कहीं पे भी गेट नहीं है बीच में, जबकि वेन्स में क्या होते हैं? बीच बीच में गेट लगे होते हैं ताकि ये पीछे की तरफ वापस न चला जाए अशुद्ध रक्त। कैपिलरीज धमनी से शिराओं तक रुधिर ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं, जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में बिछी रहती हैं। अब आई होप अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी इस डायग्राम से, और अच्छे से समझ लो। ठीक, चलो देखते हैं। देखो, ये है हमारा शरीर। ठीक है, यहाँ पर होते हैं हमारे दोनों फेफड़े, इन दोनों फेफड़ों के बीच में होता है हमारा हृदय। ठीक है, देखिएगा, अब ये जो है ना, ये है हमारा हृदय का संरचना। ठीक है, ये है हमारे फेफड़े, ध्यान रखिएगा जरा सा, ये है हमारे कौन से? फेफड़े। ठीक है, अब देखना जरा, ये क्या है आपकी? ये यहाँ ये वाला डायग्राम, ये देखना ब्लू कलर से। ठीक है, ये आपकी क्या है? शिराएं हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये आपका देखो तुम्हारा मोटा वाला शिरा, जिसको तुम महाशिरा बोलते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? वेना कावा बोलते हैं। अब यहाँ से ये आपकी धमनिकाएं, ठीक है, और ये जो है आपकी महाधमनी, जिसको आप क्या करते हैं? एओर्टा कहते हैं। बात समझ में आ गई है? इतना क्लियर हो गया? देखो, ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं? वेना कावा क्या करेगा? आपके ऊतकों से अशुद्ध रक्त को क्या करेगा? हृदय की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये बोला था कि तुम्हारे शरीर से दूर जाता है। जबकि ये क्या काम करेगा? इसका डायरेक्शन अगर देखोगे तो ये क्या कर रहा है? शुद्ध रक्त को आपके ऊतकों तक लेकर के आता है। क्या करता है? ऊतकों तक लेकर के आता है, इसीलिए ये आपके हृदय से दूर शरीर तक आता है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, बाकी ये सर्कुलेशन है ना, ये सब हम समझेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अच्छे से पहले ये समझ लेना है, वाहिनियों के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में समझ लेना है। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें डिस्कस करना है क्या? हमारे हार्ट के बारे में। क्या डिस्कस करना है? हमारे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। ठीक है, वैसे मैंने एक डायग्राम रखा था बड़ा अच्छा सा आप लोगों को समझाने के लिए, बस 1 मिनट दे दो मुझे। चलो यही वाला, ठीक है, ये देखो इतना प्यारा सा डायग्राम है। चलो, तो ये है हमारा हृदय। आप जब हृदय को काटते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और सामने से देखने पर हमारा हृदय इस तरह से मांसपेशियों से बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये आपको बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है इसका शेप? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये देखो, ये ट्यूब्स लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पे ये आपके क्या है? ट्यूब्स आपके लगे हुए हैं, जहां से आपके क्या होते हैं? ब्लड आते हैं हृदय के अंदर। अब ये जो है सबसे पहला हृदय, हमारा जो हृदय होता है ये आपके स्पेशल टाइप के अरेखित मांसपेशियों से बना होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप के अरेखित मांसपेशियों से बना होता है ना, जिसको आप क्या कहते हैं? इनवॉलुंटरी मसल्स। किससे बना होता है?
इनवॉल्यूंटरी मसल्स, स्पेशल टाइप के अरेखित मांसपेशियों से ये बना हुआ होता है, जिसको हृदय पेशी कहते हैं आप। क्या बोलते हैं? हृदय पेशी बोलते हैं आप, हृदय पेशियां। कार्डियक मसल्स बोलते हो, क्या बोलते हो? कार्डियक मसल्स, ठीक है। पहली बात, हृदय हमारा इन स्पेशल टाइप के मसल से बना हुआ था। अच्छा, दूसरी बात, हृदय जो है ये इसको बाहर से ढकने के लिए एक झिल्ली होती है, ठीक है। इसको बाहर से ढकने के लिए क्या होती है? एक झिल्ली होती है, ठीक। उसको आप क्या कहते हैं? इसका नाम है पेरिकार्डियम। इसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम इसका नाम है, ठीक है। हृदय को ये क्या करती है? ये बाहर से इसको कवर किए रहती है, ताकि ये क्या हो सके, इसको शॉक ना लग सके, रब ना हो सके, और ये प्रोटेक्टेड रहे, पेरिकार्डियम, ठीक है ना। ये है आपका जो हृदय का पहला आवरण है, ठीक है। अब हृदय की जो दीवारें होती हैं, हृदय के अंदर की जो वॉल होती है, ये 3 प्रकार के स्पेशल मांसपेशियों से बना होता है या झिल्लियों से बना होता है, ठीक है। 3 प्रकार की और आइस के लेयर्स होती हैं हृदय के वॉल्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा हृदय जो है ये क्या करता है? बाहर से पेरिकार्डियम से कवर्ड रहता है, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये क्या करेगा? अभी इतना जानना है कि ये पेरिकार्डियम से क्या रहता है? हृदय बाहर से कवर्ड रहता है, और फिर इसके अंदर की तरफ पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, द्रव होता है, जो कि इसको शॉक से प्रोटेक्ट करता है, रिजर्व करता है। अब ये थोड़ा सा जब अंदर जाता है, क्योंकि पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो अगला वाला लेयर होता है, उसको क्या करता है? हृदय वॉल आपके 3 प्रकार के लेयर से बना होता है। ये कौन कौन से हैं आपके? ये हैं आपका कौन? एपिकार्डियम। कौन है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और क्या है? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। हृदय वॉल आपकी इन 3 जो है स्पेशल प्रकार की झिल्लियों से बनी रहती हैं, ठीक है। ये हो गया हृदय वॉल। अच्छा, जब काटते हो ना हृदय को, तो ये तुम्हारे क्या करता है? ये 4 तुम्हारे क्या करता है? खंड में, रूम्स में डिवाइड हो जाता है। कितने रूम में डिवाइड हो जाता है? 4 रूम में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अलिंद, या फिर आप इनको और क्या कहते हैं? ऑरिकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकिल या एट्रियम बोलते हो इसको, ठीक है। नाम बहुत जरूरी है। नीचे वाले को कहते हैं निलय। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? निलय बोलेंगे। इसी को हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? इसी को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? अलिंद है, जिसको ऑरिकल बोलते हो या फिर एट्रियम बोलते हो। नीचे वाला क्या है? निलय, जिसको क्या कहते हो? वेंट्रिकल कहते हो। तो हमारा जो स्तनधारियों का हृदय होता है वो क्या होता है? 4 रूम्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। कितने रूम में डिवाइडेड होता है? 4 रूम में। इधर वाला जो हिस्सा होता है ये आपका दाहिना वाला हिस्सा है। ये वाला कौन सा है? आपका बायां वाला हिस्सा है। जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, दाहिने वाले में अशुद्ध रक्त आता है, जबकि बाएं वाले में शुद्ध रक्त आता है। ध्यान रखना है, दाहिने वाले में अशुद्ध, बाएं वाले में शुद्ध जाता है। जो ब्लू कलर से दिखाया गया है जिस तरफ, वो आपका दाहिना वाला हिस्सा है, और यहाँ पे क्या होगा? अशुद्ध रक्त आएगा। जबकि अगेन जो रेड वाला दिखाया गया है ये है बायां हिस्सा, ठीक है। और ये क्या करेगा? आपका क्या कहते हैं? शुद्ध वाला। ऐसे मैं खड़ी हूँ, ये है मेरा दाहिना हिस्सा ब्लू वाला, ठीक है। अशुद्ध रक्त आएगा हृदय में। ये है मेरा बायां हिस्सा, शुद्ध रक्त आएगा हृदय में, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब ये तो पढ़ लिया कि ये 4 रूम्स हैं इसके, है ना। पक्षियों में भी क्या होते हैं? 4 ही कोष्ठक होते हैं। मछलियों में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 ही होते हैं हृदय के, ठीक है। उनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं। अब तुम जरा इन ट्यूब्स को समझ लो, जो कि ब्लड को आपके टिश्यूज से हृदय की तरफ लेकर के आते हैं। फिर कौन सा? फिर लंग आपके फेफड़ों से हृदय की तरफ लेकर के आता है। कौन दूर लेके जाता है? ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये ऊपर वाला जो है ये आपका क्या है? दाहिना अलिंद है। कौन सा है? दाहिना अलिंद है ना। राइट एट्रियम, ऐसे लिख रही हूँ, दाहिना अलिंद। इधर वाला ऊपर वाला कौन सा है तुम्हारा? ये है बायां अलिंद है। कौन सा है? बायां अलिंद है। इधर ये नीचे वाला जो है ये है आपका दाहिना निलय। कौन सा है? दाहिना निलय। इधर नीचे वाला कौन सा है? आपका बायां निलय है,
ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अलिंद ऊपर है और जबकि निलय आपके क्या है, नीचे है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, आप देखेंगे कि अलिंद से निलय की तरफ एक गेट लगा हुआ है। ठीक है, अब इधर से ये जो यहाँ निलय से जो इस तरफ जाएगा, यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है। ध्यान से अगर देखोगे, एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है और एक गेट यहाँ पर है। दिखाई दे रहा है? अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो दूसरे पेन से करती हूँ। ये वाला गेट, एक गेट इधर, एक गेट यहाँ पर है, एक गेट इधर है और एक गेट यहाँ पर है। ठीक है ना? अगर ये गेट आपको दिखाई दे रहा हो तो देखो, ये अलिंद से निलय की तरफ गेट खुल रहा है दाहिनी तरफ में। ठीक है, ये ना आपके कितने यहाँ पर कितने नॉच होते हैं, कह सकते हो कि जो ये कवरिंग होती है ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का नहीं कह सकती हूँ मैं, बेसिकली इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, टाइप नहीं बोलना है, गलत है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड हिंदी रुझाव देखते हैं हिंदी में क्या है। फिलहाल के लिए अभी ऐसे याद रखना है, क्या होता है, ट्राइकस्पिड होता है, त्रिपटी होता है, त्रिपटी, ट्राइकस्पिड। ठीक है, चलो, जबकि ये बायां वाला जो होता है, यहाँ पर बाई तरफ में अलिंद से निलय की तरफ खुलने वाला, ये बाइकस्पिड होता है। कैसा होता है, बाइकस्पिड होता है। कैसा होता है, बाइकस्पिड होता है। ठीक है, इसी को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। क्या बोलेंगे, मिट्रल वॉल्व बोलेंगे इसको। ठीक है, ये आपके सेमील्यूनर अर्धचंद्राकार वाले वॉल्व होते हैं। इनका शेप अर्धचंद्राकार दिखाई देता है, इसीलिए इनको अर्धचंद्राकार वॉल्व कहते हैं। और समझो, यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर का नली दिखाई दे रहा है, ये आगे भी इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ भी खुलता है। ये है आपका वेना कावा। ये क्या है, वेना कावा, जिसको क्या कहते हो, महाशिरा बोलते हो। क्या बोलते हो, महाशिरा बोलते हो, वेना कावा, है ना। ये वेना कावा नीचे की तरफ खुलता है और ऊपर से भी खुला रहता है। मतलब ये, इसी को हम कहते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। यहाँ सुपीरियर इंफीरियर का ये मतलब नहीं है छोटा बड़ा, इंफीरियर का मतलब नीचे की तरफ जो आपका महाधमनी खुला हुआ है वो इंफीरियर वेना कावा है, जबकि ऊपर की तरफ जो महाधमनी खुला हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। अब ये जो महाशिरा है, नीचे की तरफ जो खुल रहा है, तो हमारे पैरों से, हमारी लोअर बॉडी पार्ट से अशुद्ध रक्त को हृदय तक, यानी कि आपके बाएं अलिंद में लेकर के आएगा। जबकि ये जो सुपीरियर वेना कावा है, ये हमारे गर्दन से, हमारी अपर बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है उसको कहाँ पर लेकर के आएगा, यही बाएं अलिंद में लेकर के आएगा। तो पहला स्टेप, वेना कावा जो महाशिरा है, ये क्या करता है, हमारी लोअर बॉडी से और अपर बॉडी से अशुद्ध रक्त, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, उस रक्त को कहाँ पर लेकर के आएगा, बाएं अलिंद में लेकर के आएगा। कहाँ पर लेकर के आएगा, बाएं अलिंद में लेकर के आएगा। क्लियर? ठीक है, जैसे ही बाएं अलिंद में लेकर के आता है, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, बाएं, आई एम सो सॉरी, दाहिना 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 दाहिना, है ना, दाएं अलिंद में लेकर के आएगा और फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा, दाहिने निलय में उसको छोड़ देगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, बायां बायां पता नहीं क्या है यार, बोलना चाहती हूँ कुछ, बोल कुछ देती हूँ। खैर चलो, तो ये दाहिने में लेकर के आएगा, है ना, और फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और कहाँ पे रक्त को छोड़ देगा, आपके दाएं निलय में छोड़ देगा। और फिर यहाँ से ये सेम्युलिनर वॉल्व खुलेगा और ये आपके पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, देखो फेफड़ों तक चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, फेफड़ों तक चला जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो ये हो गया हमारा, किसके बारे में हमने पढ़ लिया, वेना कावा के बारे में पढ़ लिया और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब सुनिएगा जरा सा, अब पढ़ते हैं किसके बारे में, इधर पे ये है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है एओर्टा, है ना, महाधमनी, ये हिस्सा
ये जो दिखाई दे रहा है ये है महाधमनी, ठीक है, ये है महाधमनी। और यहां से इस तरफ से खुला रहता है आपका कौन सा, पल्मोनरी वेन। कौन रहता है, पल्मोनरी वेन रहता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, पल्मोनरी वेन क्या करेगा, फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर के कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में लेकर के आएगा, बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है और बाएं अलिंद से बाएं निलय में ऑक्सीजन वाला ब्लड छोड़ देता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में यहां से ये क्या करेगा, अगेन सेम्युलिनर वॉल्व खुलेगा, निलय से आपका जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा, महाधमनी में चला जाएगा और वहां से वो पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी तक ट्रांसफर हो जाता है। तो याद कैसे रखना है और समझना कैसे है, अभी तक क्या पढ़ा, देखो ये और अच्छे से आपको एरो से समझा रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो इंफीरियर वेना कावा है ना, नीचे की तरफ वाला जो आपकी महाधमनी है, देखो फ्रॉम लोअर बॉडी, नीचे से अशुद्ध रक्त को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है उसको लेके जा रहा है। यहाँ लिखा है सुपीरियर वेना कावा, जो आपका अपर बॉडी पार्ट से अशुद्ध रक्त है उसको क्या कर रहा है, आपके दाहिने अलिंद में लेकर के आ रहा है। देखो क्या लिखा है, टू राइट लंग, है ना, ठीक है, कहाँ से, आपके दाहिने फेफड़े से, ये है आपका दाहिना वाला साइड, ठीक है। देखो यहां से ये है हमारा कौन सा, दाहिना वाला अलिंद और ये है हमारा दाहिना वाला निलय, दिख रहा है आपको। यहां से आपका ऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो अलिंद में आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल गया, निलय में चला गया, कौन से निलय में, दाहिने निलय में चला गया। अब ये यहां से क्या हो जाएगा आपके इधर पे, देखो ये है पल्मोनरी आर्टरी, कौन है ये, पल्मोनरी आर्टरी, ये यहाँ ये एरो गलत है इधर पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चला जाएगा किस तरफ, फेफड़े तक चला जाएगा, लंग्स के पास, फेफड़े तक चला गया, क्लियर हो गया, ये वाला रास्ता समझ में आ गया, ठीक, आ गया ये। अब उसके बाद आपको दिखाई देगा क्या, देखो ये है बाएं फेफड़े की तरफ वाला हिस्सा, है ना। अब यहाँ से बाएं फेफड़े से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए शुद्ध रक्त आएगा तुम्हारा, बाएं अलिंद से बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा और दाहिने निलय में ब्लड को छोड़ देगा। फिर दाहिना निलय कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एओर्टा में सेम्युलिनर वॉल्व के जरिए ब्लड को डाल देगा और एओर्टा क्या करेगा, पूरी बॉडी तक आपकी क्या करेगा, पहुंचा देगा ब्लड को। और यहाँ से एओर्टा का निचला हिस्सा ये लोअर बॉडी की तरफ भी चला जाएगा। ये पाथवे समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अब आपको महाधमनी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा और महाशिरा, ये चार बातें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। और दाहिने अलिंद और दाहिने निलय का काम क्या है, बाएं अलिंद और बाएं निलय का काम क्या है, ये बात अगर क्लियर हो गई है तो आपको हृदय का क्रियाकलाप बहुत अच्छे से समझ में आगे आ जाएगा। अभी ये हम बस क्या कर रहे हैं, मैं आपको बस ऐसे डायग्राम से समझा रही हूँ ताकि जब आप इसको समझे, मतलब पढ़े, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा और परेशानी हो जाएगी। रिवीजन में क्या करना है, हृदय के डायग्राम को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। महाशिरा क्या है, महाधमनी क्या है, आपका क्या कहते हैं कि इसी तरह से आपकी पल्मोनरी धमनी क्या है, पल्मोनरी शिरा क्या है, इनका काम क्या होता है। फिर आज आपने रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ा, धमनी के बारे में पढ़ा, शिराओं के बारे में पढ़ा एंड आपकी केशिकाओं के बारे में पढ़ा, इनका काम क्या होता है और मार्ग क्या होता है, ये आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ हृदय की संरचना के बारे में भी आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल और फिर उसके बारे में हम क्या करेंगे, हृदय के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ये स्टडी एंड देन फिर हम परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे, कौन सा परिसंचरण नहीं, उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।